हेलो प्यारे बच्चों। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है छत्तीसगढ़ में जो कक्षा 8वीं वाले बच्चों को परियोजना कार्य मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत यानी कि संस्कृत सब्जेक्ट का जो परियोजना कार्य है उसके सभी क्वेश्चनों के आपको उत्तर बताने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है। तो देखिए, हमने सभी जो सब्जेक्ट के आंसर हैं वो अपलोड कर दिए अपने चैनल पर, तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको सब्जेक्ट का आंसर चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन में से आपको कोई 2 करने होंगे, तो 5-5 नंबर के हिसाब से आपको ये करने हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ऐसे आंसर बताएंगे जिन्हें आप लिखोगे तो आपको पूरे 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, कक्षा 8वीं संस्कृत परियोजना कार्य, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर किसी एक महापुरुष के जीवन वृत्त पर एक प्रोजेक्ट तैयार करो। तो यहाँ पे हमें किसी एक महापुरुष का जो जीवन के बारे में बताना था, तो जो भी आपकी संस्कृत की बुक में दिया गया है। तो देखिए, आपकी संस्कृत की बुक में एक चैप्टर दिया गया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इनके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग डाल लेनी है। अगर आप कलरफुल शीट के ऊपर लिख रहे हैं तो ऊपर आप कलरफुल पेन से भी डाल सकते हैं, स्केच कलर से भी डाल सकते हैं, सिंपल ब्लैक पेन से भी डाल सकते हैं। ठीक है, ऊपर हमने हेडिंग डाल ली है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, क्योंकि हम उनके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, हमें हेडिंग वाइज लिखना है, तो ऐसे ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो पहला पॉइंट होएगा, हमारी पहली हेडिंग होएगी राधाकृष्ण का जन्म। तो इस पैराग्राफ में हम उनके जन्म के बारे में बताएंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, कब हुआ था। उसके बाद दूसरी हेडिंग डालनी है, जैसे हमने लिखा है ब्लैक पेन से ऐसे ही आपको डाल के लिखना है। ठीक है, तो दूसरी हेडिंग हो जाएगी सर्वपल्ली राधाकृष्ण का शिक्षण कार्य। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वो टीचर थे, तो उनके बारे में बताएंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कॉलेज में पढ़ाया था। तो ये हमने इसके बारे में यहाँ पे लिख दिया है। तो आप भी इतना ही आपको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट डालेंगे हम, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की उपलब्धियाँ, यानी कि उन्हें जो उनके जीवन में कौन कौन सी उपलब्धियाँ मिली थी। तो देखिए, उनके जीवन के बारे में बताना है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे पॉइंट बना के लिखी है मैंने। जैसे पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कि राधाकृष्ण को 1994 में सर्वोच्च अलंकार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद अगली हेडिंग आ जाएगी आपकी, डॉक्टर राधाकृष्ण का राजनीति में आगमन। तो देखिए यहाँ पे कि वे राजनीति में कब आए थे, तो यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है। तो आपको ये सारा लिख लेना है। उसके बाद सबसे लास्ट में आप लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली होती है कि जन्म के बारे में, और सबसे लास्ट में लिखते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की मृत्यु के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम उनकी मृत्यु के बारे में लिख देंगे। तो ये पूरा उनके जीवन के बारे में हो गया कि वो कब उनका जन्म हुआ था, कब उनकी मृत्यु हुई थी। तो देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा आ जाता है कि अपने समीप के पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक घर में जाकर बचत योजना की जानकारी लेकर लिखिए। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने बचत खाता जो योजना होती है उसकी जानकारी के बारे में आपको लिखना है। तो इसको भी हम हेडिंग वाइज लिखेंगे। तो सबसे पहले आप ऊपर डाल लेंगे डाकघर बचत खाता योजना। ठीक है, तो इसको आप ऐसे डाल लेंगे। उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इस योजना के बारे में बताएंगे कि इस योजना में क्या होता है। तो इस योजना के अंतर्गत आप डाकघर या पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खुलवा सकते हैं और उच्च ब्याज दरों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो ये योजना है इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, कि ये योजना क्यों शुरू की गई है भारत सरकार द्वारा। तो इसमें आपको लिखना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है लोगों के अंदर बचत की भावना को बढ़ाना है और उसके साथ साथ उनके भविष्य को भी सुरक्षित करना है। इसके लिए सरकार ने डाकघर में कई योजनाओं में निवेश करने को बढ़ावा दिया है। इस योजनाओं के माध्यम से निवेशक आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। तो जैसा हम बताते जा रहे हैं, आपको ऐसे ही लाइन वाइज लिखते जाना है। उसके बाद डाकघर बचत खाता योजना के लाभ व विशेषता लिखेंगे, यानी कि इस योजना से क्या क्या लोगों को लाभ होता है, क्या क्या बेनिफिट होता है। क्योंकि देखिए, इस योजना के बारे में आपको सब कुछ ही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछे कि जो भी जानकारी लिखनी है आपको। तो देखिए, यहाँ पे हमने जो लाभ जो विशेषता है वो पॉइंटों में लिख दी है। जैसे कि पहला, इस योजना की सबसे बड़ी मुख्य विशेषता यह है कि डाकघर में निवेश करने से लोग बचत करने के लिए प्रेरित होंगे। उसके बाद तो 3 वहाँ पे बता दी, और यहाँ पे हमने टोटल 7 पॉइंट लिखे हैं। तो आप इनमें से 5 या 6 भी लिख सकते हैं, या फिर सारे ही लिख सकते हैं, क्योंकि देख देख के तो ये आपको लिखना है। ज़्यादा लिख देंगे तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए, चौथा है, इस योजना का लाभ लंबे समय तक उठा सकते हैं। 5वां, यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है जो कि पूरी तरह से सुरक्षित है।
पोस्ट ऑफिस में निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन तहत 80 का छूट का प्रावधान भी किया गया है। उसके बाद आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं प्रोजेक्ट के। तो आपके संस्कृत का जो प्रोजेक्ट का जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है संस्कृत दिवस, कालिदास जयंती, वाल्मीकि जयंती में से किसी एक का वर्णन करो। तो देखिए यहाँ पे जो जयंती दे रखी है, दिवस दे रखे, तीन में से आपको किसी एक के बारे में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हमने संस्कृत दिवस के बारे में लिखा है क्योंकि ये संस्कृत का ही प्रोजेक्ट है। तो अगर आप संस्कृत दिवस के बारे में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए संस्कृत दिवस आप ऊपर हेडिंग डाल लेंगे क्योंकि तीनों में से आपने एक सिलेक्ट करा है। तो संस्कृत दिवस यानी कि ऊपर पता ही चल जाएगा टीचर को कि आपने संस्कृत दिवस के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि संस्कृत दिवस क्या है। उसके बाद दूसरा पॉइंट डालेंगे कि संस्कृत दिवस मनाने का क्या कारण है। तो देखिए संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है जिसे बढ़ावा देने के लिए हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत भाषा को देववाणी अर्थात भगवान की भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा का पता 2वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में लगाया जाता है। तो यहाँ पे इसकी 2 हेडिंग हो गई। पहला तो कि संस्कृत दिवस क्या है, क्योंकि सब कुछ बताना है, ठीक है। उसके बाद संस्कृत दिवस क्यों मनाते हैं, मनाने का कारण। तीसरा पॉइंट आ जाएगा आपका संस्कृत दिवस का उद्देश्य है कि जो संस्कृत दिवस होता है हम क्यों मनाते हैं। तो देखिए संस्कृत दिवस मनाने का उद्देश्य है इसके पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना है। संस्कृत भाषा को उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया था। संस्कृत भाषा में लगभग 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्दों की सबसे बड़ी शब्दावली है। तो देखिए यहाँ पे उद्देश्य बता दिया। अब अगला आ जाता है संस्कृत दिवस का महत्व क्या है। तो देखिए यानी कि संस्कृत दिवस हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो संस्कृत दिवस प्राचीन भारतीय भाषाओं को जागरूकता फैलाने, बढ़ावा देने और पुनरुज्जीवित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन अनिवार्य रूप से सीखने और इसे जानने के महत्व की बात करता है। संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी और भारत में बोली जाने वाली सबसे प्राचीन भाषा है, ठीक है। उसके बाद संस्कृत दिवस को कैसे मनाया जाता है। तो देखिए संस्कृत दिवस में कई कार्यक्रम और पूरे दिन के सेमिनार शामिल होते हैं जो संस्कृत भाषा के महत्व, इसके प्रभाव को बढ़ावा देने के बारे में बात करते हैं। संस्कृत दिवस पर सेमिनार सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका। तो यानी हमने कक्षा 8वीं के जो संस्कृत का प्रोजेक्ट थे उसके तीनों क्वेश्चनों के आंसर आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जो आपके छमाही के पेपर होने वाले हैं सभी के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डालने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में इस वीडियो को शेयर करें। और जो साइंस के प्रोजेक्ट कार्य था उसके भी आंसर हमने डाल दिए हैं, मॉडल भी बताया है हमने कि कैसे बनाना है आपको। तो उस वीडियो को भी देख लेना, लास्ट में आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख जाएगी या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।